देश में आजकल संविधान को लेकर के गर्मा गर्म बहस चल रही है। कांग्रेस वाले बीजेपी को संविधान विरोधी बता रहे हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस को बता रहे हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के जवाब में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था कि 1947 से 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, एक अस्थायी व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए। और जब तक चुनाव ना हो तब तक एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा किया गया। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं हुए, जनता का कोई आदेश नहीं था। लेकिन बावजूद इसके और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। 1951 में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और क्या किया? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया और वो संविधान निर्माता का भी अपमान था, ये शाह ने कहा। तो सवाल ये है कि आखिर संविधान का वो पहला संशोधन क्या था, जिसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आज कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। मैं ये आपको बताऊं उससे पहले आपको उस संशोधन की जरा पृष्ठभूमि बता देते हैं। दरअसल उस समय संविधान के लागू होने के कुछ महीने के अंदर ही सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीति के सामने चुनौती खड़ी हो गई। नए संविधान का हवाला देते हुए व्यापारियों, जमींदारों, संपादकों और पीड़ित व्यक्तियों ने बार बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उस समय अदालत के कटघरे में खड़ा करना शुरू किया। सरकार पर आरोप थे कि वो न सिर्फ नागरिक अधिकारों का हनन कर रही है, बल्कि प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर रही है और जमींदारों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, संविधान लागू होने के 14 महीने के अंदर ही अदालतों ने सरकार के खिलाफ कई फैसले सुनाए। दिल्ली में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की शिकायत पर अदालत ने सरकार को गलत भी ठहराया। उस समय दरअसल उस समय हुआ ये कि दिल्ली के मुखायुक्त ने पूर्वी पंजाब सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऑर्गेनाइजर को आदेश दिया कि वो हर एक अंक को छापने से पहले सरकार की अनुमति ले। इसी तरीके से बंबई में नेहरू और कांग्रेस सरकार की आलोचना करने वाले वामपंथी साप्ताहिक क्रॉस रोड पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमींदारी उन्मूलन कानून के अंतर्गत की गई कार्रवाई के कई मामलों में को अवैध घोषित किया। इसके बाद नेहरू सरकार ने अस्थायी संसद में पहले संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा। संविधान लागू होने के 1.5 साल बाद ही 10 मई 1951 को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह संशोधन प्रस्ताव दिया। इसके तहत सभी राज्यों को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया। साथ ही इसी संशोधन के अंतर्गत इसी में संविधान में अनुच्छेद 15(4) और 19(6) को जोड़ा गया। संपत्ति के अधिकार में संशोधन कर दिया गया। ये संविधान संशोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के जरिए जमींदारी खत्म करने को वैधानिक बताया गया, यानी वैध बताया गया और साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी को भी सीमित कर दिया गया। अनुच्छेद 19(a) के जरिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को सीमित करने का प्रावधान किया गया। तो संविधान में संशोधन की जरूरत को इंगित करते हुए पंडित नेहरू ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने लिखा था कि सामाजिक परिवर्तन तत्काल करना असंभव है क्योंकि संविधान बाधा बन रहा है, हमें इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, भले ही इसके लिए संविधान में बदलाव क्यों ना करना पड़े। इन शब्दों से ये पता चलता है कि नेहरू उस समय कितने हताश और निराश रहे होंगे। संविधान में इस पहले संशोधन की कहानी त्रिपुर दमन सिंह की किताब है 16 तूफानी दिनों में दोहराई भी गई है। कहा गया है त्रिपुर दमन जो है उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा था कि नेहरू की हताशा तब स्पष्ट रूप से नजर आई जब उन्होंने 16 मई 1951 को संविधान संशोधन विधेयक को संसद की स्थायी समिति को सौंपने के लिए पेश करते हुए गरजते हुए कहा कि किसी तरीके से हमें पता चला है कि हमारे द्वारा तैयार किया गया ये शानदार संविधान बाद में वकीलों द्वारा अपहरण कर लिया गया और चुरा लिया गया। त्रिपुर दमन सिंह ने किताब में यह भी लिखा कि नेहरू के पास नाराज होने के लिए हर एक कारण उस समय थे। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, रोजगार और शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, एकवादी प्रेस, ये सामाजिक इंजीनियरिंग की चमकदार नई योजनाएं थी जो नए राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को फिर से बनाना चाह रही थी और नेहरू ने अपने महान योजनाओं को रोकने वाले संवैधानिक बाधाओं को हटाने के लिए ये कदम उठाया। अब 73 साल बाद जब मोदी सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के आरोप लगते हैं
तब नेहरू सत्ता में थे तो उन्हें भी शायद यही लगता था कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जितनी जिम्मेदार होगी उतनी जिम्मेदारी और कोई संस्था नहीं उठा सकती है। और साथ ही साथ ये समझने की भी जरूरत है कि लोकतंत्र में अगर सरकार को निरंकुश होने का अधिकार नहीं तो प्रजा भी अराजक नहीं हो सकती है। हर शक्ति की अपनी सीमाएं होनी चाहिए और दायरे में इस्तेमाल किए जाने वाली ताकत ही जनता के हित में हो सकती है।